बेसिक बात करेंगे। ये अगर लास्ट क्लास में पढ़ाया था जब कोई चार्ज पार्टिकल, क्या बोला है? चार्ज पार्टिकल। अच्छा पहली बात ये कर लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल है, मोशन में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगी, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे, गोरी चमड़ी काली चमड़ी सब देखेंगे। आज की क्लास ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, एक टॉपिक है, एक नोट है, 9 क्वेश्चन है, छुट्टी। क्या है? एक टॉपिक, एक नोट, 9 क्वेश्चन, छुट्टी, बस छोटा सा टॉपिक। क्लियर? अब बात ये है कि एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में, तो इसके अंदर 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 3। वो 0 डिग्री पे हो सकता है, 180 डिग्री पे हो सकता है, 90 डिग्री पे हो सकता है, और अदर देन 0, अदर देन 180, अदर देन 90 डिग्री, उसके अलावा किसी एंगल पे हो सकता है। ये 3 केस है, 3 में से एक केस हमने लास्ट क्लास में देखी है। अगर बात करें 0 डिग्री पर 180 डिग्री, वैसे तो हमने 90 डिग्री भी देखी है जो कि केस सेकंड होता है, पर 90 डिग्री को डिटेल में आज देखेंगे। और जो तीसरा केस है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हेलिकल पाथ वाला। अच्छा आप कहोगे 90 डिग्री तो लास्ट क्लास में देख लिया था, पर बात ये जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, उस पर फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। यानी फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन भी होगी, वो आपने राइट हैंड पाम रूल से निकाल ली। उसके आगे कुछ देखा आपने, यही फोर्स है तो खींचेगी पार्टिकल को, उसके आगे होगा क्या पार्टिकल के साथ में, यानी इस चीज को डिटेल में देखना है, बस इतना ही करना। पर उससे पहले याद है बेटा लास्ट क्लास में चार्ज पार्टिकल था, किसमें गया था? मैग्नेटिक फील्ड। वो कहानी दोबारा दोहरा दूं, बेटा एक चार्ज पार्टिकल किसमें गया है? क्या लगेगी? फोर्स। क्या लगेगी? दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या था? राइट हैंड UVB sin थीटा। फॉर्मूला क्या है? UVB sin थीटा, वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पढ़ाया? यह टाइप फोर्स लग रही है, मान लीजिए। क्लियर? फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो क्या होगी? डायरेक्शन। कौन सा रूल बताया? राइट हैंड पाम रूल। ये पढ़ाया था, यानी पढ़ाया था वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी राइट हैंड पाम रूल। बता दे, हैंड बीच में नहीं, एच डाल दे, हाथ तो बीच में डालोगे ना, ठीक है? राइट हैंड पाम रूल। ये अगर इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्यों तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बड़े v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर नॉट r वेक्टर, b वेक्टर, और ये क्या है? फोर्स वेक्टर। ये स्केलर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर। थोड़ा यहाँ डिटेल में समझो। ये कहीं क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है? क्रॉस। अगर 11th क्लास ध्यान से पढ़िए, बड़े क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या बोल रहा हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर पे हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी भी कितने डिग्री पे? 90। जो मैग्नेटिक फोर्स है बड़े, ये मैग्नेटिक फील्ड पे कितने पे? 90 डिग्री। और इतना ही क्या था 10th क्लास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है? पापा मम्मी बच्चे पढ़े ना? ये अगर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के साथ में कितने डिग्री होती है? 90 डिग्री। यानी सब आपस में कितने डिग्री बोलते हैं? 90। तो यहाँ पे भी तो वही है। ये देखो फोर्स वेलोसिटी भी है 90, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी है 90, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होती है? ये सब है क्या? 90 डिग्री। ये समझना क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो दोनों वेक्टर पे ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे एक थ्योरी का पॉइंट लिख लोगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखो, थोड़ा डिटेल में देखो। आज से कुछ क्लास बाद एक डेरिवेशन होगी, अभी नहीं, कुछ क्लास बाद एक वायर होगी, वायर में करंट ज्यादा होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी, इसमें रखी होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें फोर्स लगती है। उस फोर्स का फॉर्म आएगा ILB sin थीटा। क्या आएगा? ILB sin थीटा। इस चैप्टर की खासियत ये, इस फॉर्मूला को इकट्ठे याद करोगे तो याद होंगे। b को आगे कर दो, दिक्कत होगी, BL फिर ILB याद होगा, ILB sin थीटा। और ये क्या है? QB sin थीटा। एक फॉर्मूला का टॉर्क IAB sin थीटा। क्या आएगा? IAB sin, वो भी आएगा इसी चैप्टर में। आगे पीछे करोगे तो याद नहीं होगा। अभी आता है I जो स्केलर, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और ये फोर्स वेक्टर, ये स्केलर हो गया। अभी आता है क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो दोनों वेक्टर पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है? फोर्स जो है L पे क्या है? परपेंडिकुलर। फोर्स जो है
बी पे क्या है परपेंडिकुलर, पर ये आज नहीं पढ़ना, ये बात की बात है। सिर्फ इतना सीखा है क्रॉस का जो रिजल्ट होगा वो दोनों वेक्टर पे क्या होगा परपेंडिकुलर याद रखना। क्लियर? इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा जी, और ये मोटर नंबर 1 डाल रहे हैं, मोटर नंबर 1 डालो फास्ट। तो इस ब्रैकेट में यहां लिख लेना बेटा ये जो Fm दिख रहा है मैग्नेटिक फोर्स दिख रही है, यानी दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इस जगह लिखिए। क्लियर? और ये नोट नंबर 1 था। बेटे इसके बाद में टॉपिक का नाम डालें, क्या जाना चल रहा है बात। बेटे टॉपिक का नाम डालें, फोन बंद करके आया मेरी क्लास में। क्लियर? बेटे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई रिपीट, बेटे मोशन मेरा ही तुम्हारे चार्ज पार्टिकल का है, चार्ज पार्टिकल, तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field, motion of a charged particle in a uniform magnetic field। ऊपर देखिए पेन छोड़ो बेटे, इसके अंदर 3 केस होते हैं। केस नंबर 1 बेटे एक होता है केस नंबर 2 और एक होता है केस नंबर 3। 3 केस है, तो तीनों केस देखने होते हैं। पर बात ये है पहला केस लास्ट क्लास में देखा था, दूसरा केस आज डिटेल में देखेंगे और तीसरा केस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले केस में होता क्या बेटे, केस नंबर 1 जो है इसके अंदर होता है वेल, जो आपका थीटा है वो कितने डिग्री है 0 डिग्री, एंड कितना है बेटे 180 डिग्री, जो कि हमने लास्ट क्लास में बात कर रही है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पे आएगा तो भी Fm 0 है, मैग्नेटिक फोर्स 0। अगर चार्ज पार्टिकल 180 पे होगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या है 0 है, और 0 से आगे कुछ होता नहीं, इसलिए केस खत्म हो जाता है। प्ले केस नंबर 2 इसके अंदर क्या है बेटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री हो 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो फोर्स होगी, फोर्स से तो डायरेक्शन होगी, पर उससे आगे की चीजें भी होंगी, वो डिटेल में आज देखेंगे। क्लियर? यानी आज की क्लास केस नंबर 2 में बेस्ड होने वाला है। और केस नंबर 3 जो है बेटा, व्हेन जो थीटा है अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी इन एंगल्स के अलावा किसी एंगल पे अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो होता है उसका हेलिकल पाथ। कैसा है हेलिकल पाथ, परंतु वो सब नेक्स्ट क्लास में। और अगर 90 डिग्री पे करेगा तो सर्कुलर पाथ होता है, जो कि आज देखने वाले हैं। यानी आज की क्लास इस पे बेस्ड होगी। पता लग गया? ये ऐसा चार्ट फ्लो बनाओ एंड देन स्टार्ट एक एक केस को पढ़ते हैं अपेट फास्ट। अब बेटा एक बात का ख्याल रखा करो, आप लोगों को बता दूं सारे बच्चे देखें, होता क्या है कि ये पहला केस है, दूसरा केस है, तीसरा केस है। बोर्ड पर ध्यान से देखो, केस 1 को अलग से यहाँ लिखा है, केस 2 को फिर लिखा है, केस 3 को फिर लिखा है। आप लोग गलती क्या करते हो, ये वैल्यू इसके नीचे लिख देते हो, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। अरे जो लिखा है उसका कुछ कारण होगा ना, यानी जिस तरीके से बोर्ड पे लिखा है उसी तरीके से कॉपी में लिखना पड़ता है। यानी कि लाइन का मतलब है वहां पे। तो अच्छा, इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, व्हेन थीटा अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, यानी जैसा उतारे वैसे आप कॉपी में उतारो तो फायदा होगा। बेटा एनसी का मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो भैया केस नंबर 1 बेटे, केस नंबर 1 पेन छोड़ो पढ़ो बेटे। केस पहले एट थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री 0 डिग्री, और एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट क्लास में कर चुका हूं। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखाई थी, चार्ज पार्टिकल डाला था, 0 डिग्री डाला था, 180 डिग्री डाला, सीधे देखेंगे। ये कह रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है 0 डिग्री। बात खत्म, टॉपिक खत्म। क्यों होती है, कैसे होती है, लास्ट क्लास में दिखाएंगे। यह कह थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी 0। फार्मूला आपको पता ही है, क्योंकि भी sin थीटा होता है, थीटा की जगह वैल्यू डालो तो 0 आएगी। खत्म केस पहले लपेटो सिटो प्रॉपर्टी बड़े फील ऊपर देखें। अच्छा केस नंबर बेटा 1 हो गया है। केस नंबर जो 2 है उस केस 2 के लिए सारे बच्चे पेन छोड़ दो और रिलैक्स होकर बैठ जाओ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यानी जो डायग्राम केस नंबर 2 में समझाएंगे, अगर वो डायग्राम आ गया तो मान लो आज की क्लास आ गई, कुछ नहीं करना, स्टार्ट करें। बड़े फील ऊपर देखो बस।
बेटे केस नंबर सेकंड। ये था केस नंबर सेकंड की बात करें, थीटा कितने डिग्री है? 90 डिग्री। सारी क्लास इसी के ऊपर होगी आज, सारे न्यूमेरिकल इसी के ऊपर होंगे, सब कुछ इसी के ऊपर है। ये है कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। बस ये डायग्राम समझना है, ये डायग्राम आ गया तो आज की क्लास आ गई। मान लीजिए बेटे एक चार्ज पार्टिकल है क्यू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, मतलब फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। क्यों? क्या तो मैग्नेटिक फील्ड का है बोर्ड के अंदर की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल इधर, कितने डिग्री के एंगल? 90। साथ ही 90। अगर थीटा 90 डिग्री पे तो फोर्स होगी जो कि मैक्सिमम होती है, Q आएगी, V आएगी, D आएगी, डायरेक्शन भी होगी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ, यानी इनवर्ट है तो हाथ को ऐसे करोगे, वेलोसिटी उधर है हमको इधर करोगे, गोली चमड़ी ऊपर, फोर्स आएगी यानी फोर्स लगी ऊपर। ये लास्ट क्लास की कहानी थी, पर इससे आगे की कहानी आती है। ये आता है ये चार्ज पार्टिकल वास्तविकता में जाना कहां चाहता है? आगे, यानी जाना ये चाहता है, इसकी चाहत ये है, पर फोर्स तो यहां खींच रही है। समझो इसे, फील लो, नॉर्मल लाइफ से फील लो। जाना चाहता है वहां, खिंचाव आ रहा है यहाँ, जाएगा कहां? बीच में। अब तुम कहोगे गोल लाइन क्यों बनाई है, मतलब समझाऊंगा। रिजल्टेंट तो स्ट्रेट में आता है तो थोड़ा सा कर्व बनाया है, कारण है उसका, बात बताइए। ये दिखा है, मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, अब इधर पार्टिकल ऐसे करके यहाँ आया, पार्टिकल जाना तो ऐसे चाहेगा आगे। जब पार्टिकल यहाँ आ गया है, ये जैसा है वैसे जाना चाहेगा आगे। ये फोर्स जो है और वेलोसिटी जो है कितने डिग्री पे? 90। यानी फोर्स जो है वेलोसिटी पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, देखा ही कब आना बोलिए। क्या होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इधर होगी, अरे लाजमी है। नहीं तो हाथ मारो, देखो यहाँ पार्टिकल है तो ऐसे मारोगे, बताओ वेलोसिटी का है, वेलोसिटी इधर है तो हाथ को थोड़ा ऐसे मारोगे, फोर्स का आएगी अंदर ही पाएगी तो है, और 90 डिग्री पे बताओ पार्टिकल जाएगा बीच में, थोड़ा ऐसे करके। अब ये क्यों घुमा रहा हूँ बोल बता दूंगा, ढूंढ करिए। अरे हाँ ना बोलिए, ऐसे करके यहाँ आ गया और तो पार्टिकल यहाँ आ चुका है। जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो जाना तो ऐसे जाएगा, यानी वो जाना ऐसे चाहता है, अपने मोशन को बरकरार वैसे ही रखना चाहता है जैसा है, परंतु फोर्स भी तो है, फोर्स यहाँ लगेगी अंदर की तरफ, इधर लगेगी। देखो ऐसे हाथ मारो, वेलोसिटी उधर, थोड़ा ऐसे करोगे, फोर्स आएगी अंदर तो पार्टिकल जाएगा कुछ बीच में, ऐसे यहाँ आएगा, वेलोसिटी थोड़ी ऐसी होगी, फोर्स क्या लगेगी अंदर, आएगा कहाँ? यहाँ। अब धीरे धीरे घूमते घूमते कैसा बनाएगा? पूरा बनाएगा, क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा। अब बात ये कर्व लाइन क्यों है, स्ट्रेट क्यों नहीं? क्योंकि रिजल्टेंट तो स्ट्रेट आता था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चार्ज पार्टिकल ये, वेलोसिटी ये है, फोर्स ये है, पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा अंदर था तो अगर मान लो मैंने ऐसी लाइन बनाई तो पूरे रास्ते फोर्स नहीं लगी होगी। जब पार्टिकल हल्का सा भी आगे बढ़ा तो फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, फोर्स पूरे रास्ते पर फोर्स लगती रहेगी ना, फोर्स तो खींचती रहेगी उसे अंदर की तरफ, तो सीधा जाना चाहेगा तो सीधा जा नहीं पाएगा, थोड़ा कर्व आएगा, क्या जाएगा? क्योंकि फोर्स तो लगातार ही लग रही है, मतलब एक पॉइंट पे देखा तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया होगा तो हर पॉइंट पर फोर्स लगी होगी, तो हर पॉइंट पर फोर्स जब अंदर की तरफ लगेगी तो खींचते खींचते कैसे थोड़ा कर्व आएगा, पता लगा? तो यानी बात बिल्कुल बेसिक सी है, जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे आता है तो किस पाथ में घूमता है? सर्कुलर पाथ। ये सीखना है। और यहाँ पे 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट। वो समझने पहली बात क्या है? क्या देख चार्ज पार्टिकल ये वेलोसिटी है, फोर्स कितने डिग्री पे? 90। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखो, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे देखो तो वेलोसिटी है, फोर्स है कितने डिग्री? 90। यहाँ पे बताओ 90, यहाँ पे 90, यहाँ देखते कहीं भी देखो 90 होगा। यानी किसी भी इंस्टेंट पे देखो, अगर पार्टिकल घूम रहा है किसी भी समय पे, किसी भी इंस्टेंट पे कहीं भी देखो, फोर्स और वेलोसिटी कितने डिग्री पे होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। कितने डिग्री पे होंगे? 90। एक पॉइंट खत्म हो जाता। सेकंड पॉइंट है, ये अगर पार्टिकल ये था, जाना यहाँ चाहता था, गया बीच में, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। अरे फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन आया ना पार्टिकल में, तो डिफ्लेक्शन कौन लेके आ रहा है? फोर्स। जब पार्टिकल में डिफ्लेक्शन लाती है फोर्स तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। ये कितनी हेवी, ये कितनी हेवी, ये कितनी हेवी, स्पीड चेंज नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा बोल रहा हूँ, जब चार्ज पार्टिकल में ये फोर्स डिफ्लेक्शन लेके आती है उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, अगर स्पीड चेंज नहीं होती तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वो बात की बात है। कितने पॉइंट हो गए? कहानी याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? फोर्स पे वेलोसिटी कितनी डिग्री? डिफ्लेक्शन कौन लेके आ रहा है? फोर्स। जब डिफ्लेक्शन आएगा तो स्पीड में चेंज नहीं आएगा।
तीसरा पॉइंट ये मतलब पार्टिकल कैसा घूम रहा है, कौन घुमा रहा है, फोर्स। कौन घुमा रहा है, फोर्स। फिजिक्स का नियम है, जो फोर्स घुमाती है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। वास्तविकता में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होती नहीं है, बनती है। पहले हमने क्लास में पढ़ाया था, वहां एक स्टेटमेंट थी, ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बताओ प्लैनेट जो है घूम रहे हैं ना, अर्थ घूमती है, अरे आना बोल रही है, चांद लावा घूमते, क्यों घूमते, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। एक्चुअली बात ये है, अगर 11th क्लास की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जीएफ बदल जाती है सीएफ में। क्या बात है, जीएफ बदल जाती है सीएफ में, यानी सीएफ कुछ होता ही नहीं है, जो होती है अरे करेक्ट है भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है सब कुछ। बस जब ये फोर्स क्या बोला, जब ये फोर्स बॉडी को घुमाने लगे तो उसी फोर्स को कहते हैं है वही, कुछ दूसरी नहीं है, समझ रहे हो तुम? क्लियर? तो कभी भी ये लिखा हो ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, इट मींस क्या लिखते हैं ऐसे। पर दिक्कत वाली बात यहाँ पे जीएफ तो पढ़ी नहीं, यहाँ पर एनएफ। ये है कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। घुमाया किसने, मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स किससे बदल गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स पार्टिकल को घुमाने के लिए रिस्पांसिबल है वो बदल रही है ना। कौन सी फोर्स रिस्पांसिबल है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सी है, तो मैग्नेटिक फोर्स को ही क्या बोलेंगे, ये होता है। अभी पूरी कहानी आपको दोबारा बताओ, फोर्स वेलोसिटी कितने डिग्री में, पार्टिकल को डिफ्लेक्शन किसने दिया, स्पीड में चेंज, कहानी याद होगी। पार्टिकल कैसे घूम रहा है, किसने घुमाया, किसने घुमाया, फोर्स। फोर्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। अब जब वो घुमा रही है तो उसी का नाम क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। कहानी आ गई। अभी बताओ पार्टिकल घूमेगा तो रेडियस नहीं होगी क्या उसकी, आपको बताइएगा नहीं। जब पार्टिकल घूमेगा तो पूरा एक सर्कल काटने में टाइम लगेगा, टाइम पीरियड भी होगा कुछ, आपको बताइएगा नहीं। जब घूमेगा तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, आपको नहीं पता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी, नहीं पता। ये सारी कैलकुलेशन अभी है, और ये सिर्फ केस के अंदर है, कोई डेरिवेशन नहीं है। पता लग गया? और भूल जाओ बेटा, एक तो एक गंदा सा डायग्राम बना लोगे, धन्यवाद। और दूसरा बेटा ये है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, अब एक बात याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला जो है इस डायग्राम के नीचे आएगा, बोर्ड पे जगह नहीं है। क्लियर? बताओ थीटा कितने डिग्री है, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री डालोगे, sin 90 is 1, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगी क्यू बी, ये आई। पहला पॉइंट थ्योरी का, दूसरा पॉइंट थ्योरी का, तीसरा और चौथा, 4 पॉइंट। पहले डायग्राम बनाओ, ये करो, फिर 4 पॉइंट पास, लपेटो घसीटो उठाओ पटको अन्य बेटा ये फील है। और पहला पॉइंट लिखेंगे, अच्छा ये है थीटा कितने डिग्री है, 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री है, वैल्यू डाली, ये मैग्नेटिक फोर्स आई है। यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ये वाली तो है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे देख लो वेलोसिटी के साथ कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। ये देखोगे दिस मैग्नेटिक फोर्स, दिस मतलब ये वाला, देखो बेटा दिस मैग्नेटिक फोर्स is perpendicular to the velocity। क्या बोला, this magnetic force is perpendicular to the velocity at every instant, यानी किसी भी समय पे कहीं भी किसी भी लोकेशन पे देख लो, मैग्नेटिक फोर्स का वेलोसिटी के साथ में एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, लिखा है this magnetic force is perpendicular to the velocity at every instant। Then अभी अगर पार्टिकल को डिफ्लेक्शन दिया किसने, मैग्नेटिक फोर्स ने, उसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा। सेकंड लिखो बेटे, दिस मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्ट द पार्टिकल साइडवेज। दिस मैग्नेटिक फोर्स, दिस मींस ये वाली बेटे, दिस मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्ट द पार्टिकल साइडवेज, डिफ्लेक्ट द पार्टिकल साइडवेज विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। स्पीड में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। रिपीट कर दो बेटे, दिस यानी ये वाली, दिस मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट द पार्टिकल साइडवेज विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। स्पीड वही रहेगी, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। डन।
अभी आता है पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, तीसरा पॉइंट डालो, एंड द पार्टिकल तीसरे में, एंड द पार्टिकल will move along a circle, and the particle will move along a circle. एक बात का ख्याल रखना, कभी भी चार्ज पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो हमेशा कैसा पाथ होगा, सर्कुलर, ये हमेशा याद रखो। अभी आता है पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मान लिया घुमा कौन रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चौथा पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्थ पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, एग्जाम में सब पॉइंट लिखने के लिए आएंगे, ये केस के अंदर सब समझने के लिए। बड़े मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बड़े बेटा सारे चुप रहिए। क्या कहे बेटा, लास्ट में लिखा है फोर्थ पॉइंट में मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स घुमा रही थी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब पार्टिकल घूमेगा तो रेडियस कुछ तो होगी, हमें नहीं पता। यह है मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बड़े q sin सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, याद होगी भैया सबको, mv²/r। मतलब थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। sin 90 कितना होता है, बड़े sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू होगी 1। q आएगा, v आएगा, b आएगा, which is equal to क्या, mv²/r। वेलोसिटी से कैंसिल, निकालना r को इधर लेके आओ, qb को नीचे लेके आओ, r इज इक्वल टू mv/qb। और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, तो वेरी 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 कई सारे क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज आर रेडियस, रुको बेटा रुको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ, मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, q क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, b क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कहे पार्टिकल घूमेगा तो पूरा एक चक्कर काटने में समय भी लगेगा, ये एक कैलकुलेशन होगी, ये b है टाइम पीरियड, इसकी है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड जो है वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अगर एक पार्टिकल है उसकी रेडियस r है और घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, स्पीड होगी r जो है अभी निकालना है, ये वैल्यू बढ़ा देंगे, मतलब क्या आएगा, बटे 2 है, पाई है, v है, r कितना है mv/, बटे qb, b से b कैंसिल, 2πm डिवाइड बाय qb क्या आएगा, t इज इक्वल टू में 2πm डिवाइड बाय qb। जब टाइम पीरियड आ गया है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह कहते हैं फ्रीक्वेंसी का जाएगी, टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये बताओ अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, t के भी हटा लोगे उल्टी घूम जाएगी, तो क्या आएगा, qb/2πm, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, बटे qb/2πm, ये फ्रीक्वेंसी होगी। कठिन तो नहीं, एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड करती है क्या, आंसर है नहीं। बताओ टाइम पीरियड वेलोसिटी है नहीं, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी है नहीं, तो इंडिपेंडेंट है। यहाँ 2 है, पाई है, कांस्टेंट है, l पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, b पे डिपेंड करेगा। ये फ्रीक्वेंसी उससे उल्टी कर दो, उस पे डिपेंड करेगी, पर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। एक c कैलकुलेशन की एक और देखो v, बेटा पहले बताओ ये आ रहा है क्या, अब जहां में लाइन खींची बता रहे हैं, ये लाइन आ रही है क्या, तो ये तो आ रही होगी। एक काम करते हैं, जो आ रही नहीं आ रही सब बाद में, पहले तो लपेट घसीट उठा पटक, चलो अच्छा। क्या कहें, ये केस नंबर सेकंड के अंदर पार्ट चल रहे हैं, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, बस उसी के अंदर पार्ट्स है फॉर्मूले। ये सारे फॉर्मूले जब इस्तेमाल करोगे जब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। इसके अंदर डी केस कर रहा था वहां पे, कितने हो गए, एक ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बड़े फॉर्मूले सीरीज सीधी याद होनी चाहिए आप लोगों को, सब बेटा सब। और
बेटे ऊपर देखें DA ओमेगा एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए, बताओ बेटे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f फॉर्मूला होता है, सबने देखा है 11th क्लास में यही होता है, क्या होता है 2 पाई f और फ्रीक्वेंसी अभी निकल के आए। बेटे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो होगी QB बाय 2 पाई n, यानी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये कितना आएगा QB बाय ये ओमेगा का। क्लियर। इसके आगे दो केस और होंगे, दो में से एक केस देखेंगे एक नहीं देखेंगे, एक नहीं देखेंगे इसका मतलब ये नहीं देखेंगे नहीं, उसे बाद में देखेंगे। तो वो केस ये होता है मैंने चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, जो कि एक अलग से केस बनाएंगे आपके लिए, वो इसमें नहीं दिखाऊंगा पर होता है इसी के अंदर। क्लियर, मतलब घूमता हो। अब ये बेटा d हो गया और e है। अगला ये बेटा रेडियस का फॉर्मूला होता क्या है mv बाय qb, बस इसको एक बार मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे, एक बार काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे। ये कहे जो mv है ये p होता है, अरे मोमेंटम ये qb हो गया, यानी r का फॉर्मूला क्या आया p डिवाइड बाय q, जो किस टर्म में आया मोमेंटम की टर्म में। और अगर 11th क्लास पढ़ी है और 6 चैप्टर पढ़ा था 11th में तो बड़ा p √2mg होता है। और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोगों को याद रहेगी, भूल जाएंगे इंसान है, भूल जाते हैं। तो अभी कैसे होता है दिखाता हूँ। बेटा साइड में से लाइन खींचेंगे, वो लिखेंगे 11th क्लास। बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, यानी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p स्क्वायर बाय 2m होती है। m यहां मल्टीप्लाई हो कितना होगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ये m v के ऊपर स्क्वायर है, वास्तविकता में m v होता है p होता है, m v तो p होता है, p का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय क्या है 2m, और ये क्या है k, तो यहां से p स्क्वायर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2m, बेटा 2m है और स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, तो √2m k, p इक्वल टू दिस आंसर। तो p जगह ये लिख दिया। अब ये याला फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म में, याला फॉर्मूला किस टर्म में काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। और जिसके बाद एक और केस होता है जो नहीं करा था, उसमें होता है k की जगह q भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे k की जगह q और v डाल देंगे, पर v जो है वेलोसिटी नहीं होगा वहां पे, v पोटेंशियल होगा। क्या होगा पोटेंशियल, इसलिए मैं नहीं करा था कि आपको केस ये मैंने चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, वो होगा लास्ट केस। वो जब केस कराऊंगा तो सीधे उस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। फिर एक फॉर्मूला हो गया। अब रुको जरा, बेटा क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड में दो पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, वो एंटर कर रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम है। बताओ उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। दो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दो तो एक नंबर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें मास अलग अलग होता है, के सेम क्वेश्चन ने बोल दिया है, चार्ज दोनों का सेम ही होता है, दोनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं तो बी भी सेम, यानी आर इस पर डिपेंड करेगा मास से रेशियो निकालेंगे। प्लेन पहले फॉर्मूला लपेटो, उसी को उठाओ पटको हलवा दो। यहां फील्ड ऊपर देखें बेटा, ये हो गया सारे फॉर्मूले, ओमेगा भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हो गया, टाइम पीरियड भी हो गया, रेडियस भी हो गया, और रेडियस जो है इन टर्म ऑफ p हो गया और इन टर्म्स ऑफ k भी हो गया। इसके बाद का एक और केस होता है जिसमें k की वैल्यू q भी डाल देते हैं, डालते हैं q, और q चार्ज होता है, v पोटेंशियल होता है, जो कि बाद में देखेंगे। क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द वर्क डन, what is the work done by the magnetic field on a charged particle। Today what is the work done by the magnetic field, ऊपर देखो बेटे क्वेश्चन पहला ये है, what is the बेटे work done by the magnetic field on a charged पार्टिकल, यानी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो बताओ वर्क डन कितना। आंसर है 0, आंसर है 0। पर कैसे, नजर पर रखना, इंपॉर्टेंट है काफी। ये है 9th क्लास आपने पढ़ी है, 11th भी आपने पढ़ी है, चैप्टर 6 भी आपने पढ़ा है, हमने तो पढ़ाया है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ाई थी, FD cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द बेटे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी नहीं है, इसलिए बता रहा हूं इन दोनों के बीच का होता है। क्लियर। अब साइड में ऐसे कॉपी में लाइन खींचना और साइड में ही खींचना बेटा, ये मेन कॉपी में होगा,
या तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में बात करें क्या होती है, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये होती है। क्रॉस का रिजल्ट ये है, तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर, ये इस पे भी परपेंडिकुलर, ये इसका है। बड़े FM जो है परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, लास्ट में या टाइप वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कभी पढ़ा है क्या? अरे पढ़ा होगा छोटी क्लास में। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे 90 डिग्री पे है और वेलोसिटी की जगह क्या लिख दिया मैंने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे कितने डिग्री पे? 90। देखो ना सामने परपेंडिकुलर है, तो यहां लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट पर कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। दिख रहा है साफ साफ? बताओ थीटा किसके बीच का एंगल था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री। धन्यवाद। cos 90 0। जैसी वैल्यू यहां डालेंगे बाउंड्री कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। यहां एक थ्योरी की लाइन लिखेंगे, भैया वर्धन जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल पे कितना आता है? 0 आता है। परंतु इतनी कहानी से अंत ढूंढना होगा, आपको शुरुआत होगी। तो बात ये है कि यहाँ पे लिखेंगे थ्योरी की लाइन, उसके आगे बताओ 11th क्लास में पढ़ा हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द बड़े वर्क एनर्जी थ्योरम ये गए, अच्छा ये है बेटा कॉपी के साइड में लिखना है और ये मेन पेज चल रहा है, मेन पेज भी वहां होंगे। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी? वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब वर्क कितना है? 0 वहां डाल दो। जैसे 0 यहां डालोगे, ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसे इधर ले आओ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यानी जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गया तो शुरू में जो उसमें एनर्जी थी वही बाद में एनर्जी में चेंज आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब तो यही है, ये एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। ये कब हुआ? जब वर्क क्या था? 0। यानी वर्क 0 है तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। और एनर्जी में चेंज नहीं आया मतलब स्पीड में चेंज नहीं आया, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर एनर्जी में चेंज नहीं आया तो वी में तो चेंज नहीं आया, हाफ एम में तो चेंज आएगा ही नहीं, वी में नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा ना एनर्जी में। यहां से क्या सीख रहे हैं? स्पीड में भी चेंज नहीं आया। रुको जरा, अगर v में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन तो होगा ही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो होगा ना एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा और सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो बहुत सारी चीजें होंगी। वर्क कितना? 0। एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी तरीके का पार्टिकल पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये है कहानी। हां बेटा बेसिक्स है, नहीं आई? अरे सिंपल सी पता लग गया। तो यहां कहीं दोगे फील्ड बड़े वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, फोर्स नहीं, बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज इज कितनी है? 0। क्लियर? अब यहां पे गए बेटा अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, जब W 0 हो गया तो एनर्जी का सेम, तो इसके नीचे भी थ्योरी का पॉइंट लिख लोगे तो मैं बोलूंगा। क्लियर? और एक क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज? आंसर 0। बस इतना ही करना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में गया, बताओ एनर्जी में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। स्पीड में चेंज आएगा? नहीं आएगा। एक्सेलरेशन होगा? तो मैं आपको गया लपेटो तो सीटो उठाओ तो कोई चीज बेटे फील लेवल पर देखें तो यहां पे क्या लिखा है? वर्क डन जब 0 है तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज इज 0। वर्क 0 तो एनर्जी से, तो यहां लिखो बेटा इधर बेटे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज इज 0। इट मींस बेटे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड on a moving charge is 0. It means there is no change in the velocity or kinetic energy of the charged particle. There is no change. It means there is no change in the velocity. It means there is no change in the velocity and kinetic energy of the charged particle. बिल्कुल. And kinetic energy of the charged particle or will not have any kind of acceleration. आगे कंटिन्यू करना उसको. Or will not have any kind of acceleration. Or will not have any kind of acceleration ही नहीं होगा भैया, velocity में जब चेंज ही नहीं आया तो काहे का acceleration?
एक बार दोबारा बोल देता हूँ बेटा, मैंने ये बोला था वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज इज जीरो। इसका मतलब क्या है? इट मींस देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इतना लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है? और विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। देन यानी पार्टिकल पे किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसकी एनर्जी में बदलाव नहीं आएगा, वर्क जीरो होगा, स्पीड में चेंज नहीं आएगा। ये है कहानी। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटे सारे चुप रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेंशन मतलब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? इन्वर्स। लिखना मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? इन्वर्स। बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों की वेलोसिटी सेम। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बाहर है? अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर और चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं ऐसे, यानी चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितने डिग्री है? 90। ये भी 90 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में वही केस तो पढ़ रहे हो। अब ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी है, ये प्रोटॉन्स की वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी है सेम। दोनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, अलग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम वेलोसिटी है और 90 डिग्री पे एंटर कर रहे हैं, फोर्स तो लगी। पर क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये है, अंदर फोर्स लगेगी, पार्टिकल घूमेंगे, कैसे घूमेंगे? सर्कुलर पाथ क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे आ रहे हैं। तो जब बॉल बनाएंगे तो रेडियस होगी, तो किसकी रेडियस ज्यादा होगी? इस वाले की या इस वाले की? दिमाग लगाओ, रेडियस किसकी ज्यादा होगी? सेम होगी। नहीं बेटा, बताओ वेलोसिटी क्या है? सेम। कैसे बिल्कुल। ये अगर b क्या है? सेम। अब बताओ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या परपेंडिकुलर? थीटा कितने डिग्री है? 90 डिग्री। ये सारी कहानी तो फिक्स है, दे रखी है। आंसर करते हैं। बात ये हुई थी कौन ज्यादा बड़ा गोला बनाएगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv बाय बड़े क्योंकि नजर ऊपर फोर्स। ये देख दोनों का b और b क्या है? सेम। डाली क्वांटिटी और याली क्वांटिटी दोनों के सेम। ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन दोनों का चार्ज भी क्या होता है? सेम। यानी ये सब हो गया सेम। यानी रेडियस किस पे डिपेंड करेगी? एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन बच्चों को पढ़ गए हैं तोते कि कैसे पावर का ऐसे ये तो मास ऑफ प्रोटॉन, ये चीज इधर बगल में लिख लेना। हम लिखेंगे ये जो मास ऑफ प्रोटॉन बेटा 1.67 into 10⁻⁻27 kg and the mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 kg। जिन बच्चों को चार्ज नहीं पता, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन which is equal to 1.6 into 10⁻⁻7 क्लियर? अब याद आए चार्ज क्या था? सेम। दोनों की वेलोसिटी क्या थी? सेम। दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? सेम। किस पे डिपेंड करा? मास। अब कहीं कुछ नहीं है तो तोड़ दे बेटा। ये -31 है, वो -27 है, तो -31 और छोटी वैल्यू है। -27 बड़ा होता है क्योंकि -31 तो और कम में आए। बड़ा ज्यादा किसका है? मास ऑफ प्रोटॉन, इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसका मास ज्यादा उसकी रेडियस भी ज्यादा। सॉल्व। क्लियर? एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओगे। एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, वेलोसिटी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का लास्ट में। अरे जो बड़ा गोला बनाएगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, बट स्टिल चेक करते। याद आओ आंसर याद रखिए। मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता क्या है? 2πm डिवाइड बाय 2। यही होता है। याद आए बटे 2 और पाई तो कांस्टेंट है, नजर ऊपर रखो बस। बटे 2 पाई क्या है? कांस्टेंट हो गया। ये बताओ बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों का चार्ज क्या है? सेम। दोनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी आ रहे हैं, तो ये क्वांटिटी होगी सेम। क्लियर? बताओ टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करेगा। मास किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का। तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना ही नहीं,
टाइम पीरियड आ गए तो टाइम पीरियड की उल्टी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। तो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। अरे लाजमी है, प्रोटॉन मान लो एक गोला इतना बड़ा बना रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन उतने ही दो बना गया हो, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज़ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होता है? इक्वल। वहां से चाहो तो ओमेगा निकाल लो, नहीं धीरे धीरे रिलेशन दिया है, पता लग गया? लपेट दूसरी को हाथ तक हेलो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है अगला, बेटे नजर ऊपर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 तो जो है ये इंपॉर्टेंट है, सबसे जो अभी तक करा है, तो नजर ऊपर रखना, पेन छोड़ दो। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? बेटे इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, दो पार्टिकल है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा है। बेटे एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल, दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं और थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री है? 90 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचना पड़ता है। बेटे रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अल्फा, ये इनका रेशियो क्या होगा? ये निकालो। तो बे फॉर्मूला तो पता ही है, दोनों इक्वेशन बनाओ और दोनों डिवाइड कर दो, है तो क्या आसान है। अच्छा दूसरी बात ये, जब 12th क्लास में न्यूमेरिकल आओगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन यही पार्टिकल देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो आपको आराम से प्रैक्टिस करनी है, जो सामने है वो ये, इसकी टेंशन नहीं लेनी कि एग्जाम में क्या आएगा, यही आएगी बस। क्लियर? अब ये प्रोटॉन है और ये क्या अल्फा है, तो ध्यान से देखिए, रेडियस का रेशियो निकालना है। v क्या है पहले बताओ? सेम। v क्या है? सेम। थीटा कितने डिग्री है? 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो उसी के फॉर्मूले इस्तेमाल करोगे, तो रेडियस का फॉर्मूला होता क्या है? mv बाय बड़े qv। बताओ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगी? सेम होगी, यानी r डिपेंड करेगी मास पर चार्ज। एक बार बात करेंगे प्रोटॉन के लिए और एक बार बात करेंगे बड़े अल्फा के लिए। एक बार इक्वेशन बनाएंगे प्रोटॉन के लिए, एक बार इक्वेशन बनाएंगे अल्फा के लिए। बड़े रेडियस ऑफ प्रोटॉन फॉर्मूला क्या है? mv बाय बड़े q। यहाँ p आएगा, यहाँ p आएगा, पर यहाँ नहीं आएगा, रीजन सेम है। पता लग गया? ये आ जाए अल्फा के लिए बनाएंगे r इक्वल टू mv बाय बड़े qv। यहाँ अल्फा, पर यहाँ अल्फा नहीं आएगा, रीजन आपको पता है सेम। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दिमाग में आएगा, डिवाइड कर तो आंसर आ गया, बस गलती नहीं हो जाएगी, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। क्यों पहले दिखाता हूँ क्यों नहीं आएगा। डिवाइड कर दो, बताओ रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अल्फा। रेडियस ऑफ प्रोटॉन ये पूरी वैल्यू यहाँ डालो, बेटे m है, v है, डिवाइड बाय क्या है? qb है। यहाँ प्रोटॉन, यहाँ क्या है? प्रोटॉन का। ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ डालो, उल्टी घूम जाएगी। बताओ ऊपर क्या आएगा? q अल्फा v डिवाइड बाय m अल्फा v। ये कैंसिल हो, बताओ बचेगा क्या? mp बेटे qb और ये क्या है? q अल्फा डिवाइड बाय m अल्फा। तो ये कैसा आंसर है? इसमें तो वैल्यू कुछ नहीं, बड़ा अजीब गरीब आंसर लग रहा है, कुछ तो करना पड़ता है आपको। क्या है ध्यान से देखिए बेटा। पहली बात ये, कौन कौन से पार्टिकल बोले? एक प्रोटॉन है, एक अल्फा है। जब भी ऐसे बोलेगा बेटा यहाँ लिखना प्रोटॉन और यहाँ लिखना अल्फा। पहले तो ये अल्फा आ रहा है क्या? बोर्ड में लिखिए अल्फा आ रहा है, आप देखेंगे बेटा। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के पार्टिकल लेंगे हाइड्रोजन बर्नर। अल्फा की बात करेंगे हीलियम बड़े F4। अगर कोई पार्टिकल की बात करेंगे, ऊपर होता है मास, नीचे होता है चार्ज। इतना आपको आता है। ये आता है कभी छोटी क्लास में ऐसे क्वेश्चन करें, एज वाले क्वेश्चन, इसकी एज इतनी है तो उसकी एज इतनी है, उसकी ट्वाइस है, उसकी थ्राइस है, उसकी 3 टाइम्स है। तो हमेशा क्या करते थे, इक्वेशन को बैलेंस करते थे, तो छोटे वाले को मल्टीप्लाई करते थे बड़े वाले के बराबर लाने के लिए। मान लो यहाँ पे 2 किलो है और यहाँ 10 किलो है, 10 किलो वाला भारी है, 2 किलो वाला है, मैं कह रहा हूँ बराबर करना है, तो क्या करोगे? इसमें वजन डालोगे ना, तो कम वाले पे करोगे, ज्यादा वाले पे? बराबर करने के लिए कम ही करोगे, बड़े में कोई भी छेड़खानी नहीं है। ये आता है मास किसका ज्यादा है? किसका कम है? तो मल्टीप्लाई यहाँ करोगे ना 4 से, तभी तो बैलेंस होगा। ये कितना है? 2, यहाँ क्या 2 है 2, तभी बैलेंस होगा। या फिर उल्टा करोगे, उसको मल्टीप्लाई थोड़ा करोगे। तो मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ और अपनी काबिलियत थोड़ी सी दिखा रहा हूँ। ये द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आया क्या समझ?
पक्का आ गया? अब कई बच्चे होते हैं जो कांडे से पढ़ के आते हैं, कहते हैं मास ऑफ द अल्फा का 4 था, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? अरे गुड बात, तो पहले से 4 है, 4 को मल्टीप्लाई 4 से करो 16 नहीं हो जाएगा? या तो अगर यहाँ से 4 हटा दो समझने के लिए, या तो ये भी हटा दो, मास अल्फा का कितना है? 4, मास प्रोटॉन का है कितना? 1, ये इक्वल कब होंगे? जब यार 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब इक्वल होगा। तो कम वाले में मल्टीप्लाई करना, ज्यादा वाले में? कम वाले में, याद रखना कम वाले में मल्टीप्लाई करना, ज्यादा वाले में। तो इसलिए क्या हुआ? मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल ज्यादा था, इसलिए 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। पता लगे? अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू यहां डाल देंगे, आगे हमसे mp बड़े qp। अच्छा ये फिक्स है, जैसे प्रोटॉन अल्फा दिखा ये काट लिख दो हर बार। बताओ q अल्फा कितना है? बड़े ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये कितना है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। कैंसिल, 2/4 ये 1/2 का आंसर है। याद रखना ये वैल्यू यहां डाल दी, या ले लपेट के सिर्फ ताकत खलवा। अच्छा ऊपर देखें तो बात यहाँ पे किसकी हुई थी? बेटे यहाँ पे बात हो रही प्रोटॉन की और किसकी हुई है? अल्फा की। इसके अलावा एक और जोड़ा होता है बेटे, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बात करेंगे तो आप समझ में आ गया। अगर ड्यूट्रॉन हो तो क्या होगा वो देखिए, अल्फा है तो पता लगेगा। तो प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा, ये कॉम्बिनेशन का सेट बहुत बार आता है। स्टार्ट करें बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, फ्रेंड हो सारे बच्चे। बेटे ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां ये है, मतलब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? बेटे इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। एक पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन, और एक क्या है? बड़े ड्यूट्रॉन है। वेलोसिटी v है, सेम वेलोसिटी सेम मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बात ये है रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, रेशियो निकालना है। निकलेगा तो जब ड्यूट्रॉन का पता हो। या अगर प्रोटॉन की बात करें तो हाइड्रोजन 1 और 1 लोगे, जब ड्यूट्रॉन की बात करोगे तो बेटा हाइड्रोजन 2 और 1 होंगे। मतलब चार्ज है दोनों का सेम, मास जो है ड्यूट्रॉन का ट्वाइस हो जाएगा प्रोटॉन। पता लगेगा, यानी mass of neutron is twice of the mass of proton and the charge of neutron is equal to charge of proton। ऐसे कर लो, वही सेम तरीका जो अभी करा है कर लोगे। बस कर लो, रुको जरा बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 ये आता है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ट। एक प्रोटॉन का अल्फा के साथ देख लिया, प्रोटॉन का ड्यूट्रॉन के साथ देख लिया, सबको मिला के देखते हैं बेटे। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा, ये प्रोटॉन है, ये ड्यूट्रॉन है, और ये क्या है? अल्फा। 3 पार्टिकल हो गए, 3 के लिए 3 बार इक्वेशन बन जाएगी। वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, थीटा 90 डिग्री है, रेडियस का रेशियो निकालना है। रेडियस का रेशियो थोड़ा फील हो, इसके लिए हिंट ले लो साइड में। ये है प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन अल्फा। प्रोटॉन के लिए H11, ड्यूट्रॉन के लिए H21, अल्फा के लिए हीलियम 4 और 2। ठीक है, ओके। करने का तरीका कंपेयर ध्यान से देखना, एक को फिक्स कर देना, पहले इसको इसके साथ कंपेयर कर लेना, फिर इस वाले को इस वाले के साथ करना। फिर मींस क्या? पहले प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन अल्फा को। एक बार यहां कर दिया मैंने, पर एक बार पहले कर दिया था, वहां से रिलेशन आ जाएगा। रेडियस का रेशियो कैसे निकालोगे? r = mv/q भी होता है, ये तो सेम ही है। वापस से 3 इक्वेशन बनेगी, एक बार इसके लिए प्रोटॉन के लिए तो ये p और ये p, एक बार इसके लिए बनेगी अल्फा के लिए, एक बार इसके लिए बनेगी ड्यूट्रॉन के लिए। 3 इक्वेशन का रेशियो निकाला 11th क्लास में सिखाया हुआ है। कैसे निकालते हैं? एक को फिक्स कर दो, इस वाले को पहले से डिवाइड करो, फिर इस वाले को इससे डिवाइड करो। इट मींस क्या? आई मीन टू से 1 2 3 3 इक्वेशन होंगी। पहले 1 को किससे डिवाइड दोगे? 3 से, फिर 1 को किससे दोगे? 3 से। आंसर आ जाएगा। कैसे? rp/rd, फिर rp/r अल्फा। जो rp के सामने आएगा वो यहाँ पे भी वही आएगा, अलग नहीं आएगा। देख लेना डिवाइड, ये एक तरीका है, ये बता रखा है 11th क्लास में। बटो दो, ये हिंट क्लास से रिप्लाई मिल गया, बहुत है। चलो खुद लगा बेटा, खुद लगा, ठीक है। ये भी कैसे करना है? क्लियर? अगला है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
बेटे 7 मतलब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट। किसी को डाउट है तो पेन और कॉपी लियाना मेरे पास, मैं बता दूं पेन और कॉपी बिना वो कलम और ग्रंथ वाली कॉपी। ये आता है ये प्रोटॉन बेटे, ये न्यूट्रॉन और ये अल्फा। देखने में लगेगा सेम है पर सेम है। ये वेलोसिटी क्या है सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, वेलोसिटी भी सेम, थीटा 90 डिग्री। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला पर ये हिंट दिया है बेटा काइनेटिक एनर्जी भी सेम। काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम। रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा निकालना। देखो निकाला तो सेम ही, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी सेम बोल दिया, वहां फार्मूला चेंज हो जाएगा। हां बिल्कुल, रूट पे 2mk डिवाइड बाय qb, b सेम, 2 कांस्टेंट, k सेम, यानी m और q पे डिपेंड करेगा। m और q पे वही तीन इक्वेशन, वही तीन मेथड, रिलेशन आपको निकालना आता ही है, निकालते हैं। तीन इक्वेशन आएंगी, पहले को फिक्स करना, दूसरे को डिवाइड देना, पहले को फिक्स करना, तीसरे को डिवाइड देना आंसर। बेटे क्वेश्चन नंबर ये भी घर से करना बेटे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 ये मतलब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। बेटा एक प्रोटॉन है एक अल्फा है, वेलोसिटी क्या है सेम है। अच्छा ये प्रोटॉन है, याद रखना क्या है प्रोटॉन, और यहाँ लिख रहा हूँ p मतलब मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है सेम, क्या है ये गिवन है क्वेश्चन, ये मोमेंटम सेम है। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा निकालना। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे r p by q। p सेम है b सेम है, q पे डिपेंड करेगा, चार देखो तो निकाल लोगे। अच्छा एक और बेटा 9 हैरान करने के और भी तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बेटा कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट। बेटा एक प्रोटॉन है एक अल्फा है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। इसका निकालना है टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, तुम्हारे दिमाग में ये आएगा जब तुम क्लास में एंटर कर रहे थे तो यही पता मुझे तो एक दिन छुट्टी होने वाली है, राइट, ऐसा तुम्हें लगेगा, पर वास्तविकता में बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह इसे नोट कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन होमवर्क है, कोई डाउट है बेटा पेन कॉपी ले आना, बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, सब आगे बढ़ते हैं।